हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें? यस, पहले क्या प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे? कितना दिया था? 50। चलो स्टार्ट करो, पूछना शुरू करो। फर्स्ट 50 प्रॉब्लम्स, पाई शीट। यस, बोलो। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर? नॉन कोलिनियर, बोलो। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए कितने मेथड्स हैं? फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई सा भी यूज कर सकते हैं ना। किसी भी दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दे कार्टेशियन फॉर्म में, थर्ड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। वेक्टर वाले से भी कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिख सकते हैं। आगे बोलो। 23, हाँ 23 से पहले है कोई? The direction ratios of the line are, direction ratios of the line, दो प्लेन्स की इक्वेशन एक साथ लिखी हुई है ना। तो दो प्लेन्स की इक्वेशन एक साथ लिखने का मतलब क्या हुआ? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों का इंटरसेक्शन एक लाइन होने वाला है, उसका डायरेक्शन रेशियोज मुझे निकालने हैं। लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन बी ए बी सी। तो ये जो 1 माइनस 1 1 है, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है, तो ये लाइन के लिए भी नॉर्मल हो गया। 1 माइनस 3 0, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द सेकंड प्लेन है, वो भी लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। देयरफॉर 1 into a minus 1 into b plus 1 into c is 0. Similarly, 1 into a minus 3 into b plus 0 into c is 0. डेरिवेशन में बताया था ना, नॉन सिमेट्रिक फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसमें भी ऐसे ही किया था। बस एबीसी का रेशियो निकालना है। तो a अपॉन माइनस बी अपॉन एंड सी अपॉन, ए के लिए दिस इंटू दिस करेंगे, माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, 3 आ गया। इसके लिए दिस इंटू दिस 0 माइनस 1, इसके लिए माइनस 3 प्लस 1। देयरफॉर a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 1 इज इक्वल टू c अपॉन माइनस 2। चेक करो क्या आंसर है। 3 1 माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 36, the point this are the vertices of a rectangle, square, a parallelogram, none of these। वेक्टर मेथड से कर लो ना, ए बी वेक्टर निकालो। हाँ, पैरेललोग्राम आ रहे हैं तो उसमें पीछे क्या आंसर दिए हुए हैं? नन ऑफ दीज। 36 डी, नन ऑफ दीज। 36 ए बी वेक्टर निकालेंगे तो 4 माइनस 1 माइनस का आई आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 तो प्लस का जे आएगा, 1 माइनस 2 माइनस का के आ जाएगा। सी डी वेक्टर निकालेंगे 8 माइनस 7 आई आ गया, माइनस 7 प्लस 6 माइनस का जे आ गया, 5 माइनस 4 प्लस का के। क्या हुआ? आ तो रहे हैं दोनों पैरेलल।
माइनस का डिफरेंस ही तो है, लेकिन पैरेलल आ रहा है ना। अब इक्वल भी होना चाहिए, तो है क्या इक्वल? अच्छा, तू बता रहा है कि पैरेललोग्राम आंसर आ रहा है तेरा और पीछे आंसर नन ऑफ दीज दिया हुआ है। हाँ, एक मिनट सोचने दे। द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ, लेंथ भी सेम आ रहा है, √3 आ रहा है, इसका भी √3 आ रहा है, और दोनों पैरेलल भी हैं, और BC और CD भी निकाल के देख सकते हैं। BC और AD, हाँ नहीं, लेंथ उस और पैरेलल भी आ रहे हैं क्या? वो भी तो चेक कर। BC और AD भी चेक कर लेते हैं। BC का लेंगे 7 - 4 आ जाएगा 3I, 7 - 4 -6 + 3 माइनस का 3J, 4 - 1 3K, और AD का आ जाएगा 8 - 5 3I, -7 + 4 माइनस का 3J, 5 - 2 3K आ रहे हैं, सेम है, पैरेललोग्राम ही है। हाँ। ये देखना है कि रेक्टेंगल है या नहीं है। डायगोनल्स इक्वल नहीं है, और हाँ डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो ना तो रेक्टेंगल होगा ना स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे चलो। हाँ जी, 39। If projection of any line on coordinate axis are 3, 4, 5, then its length is. Projection of any line on coordinate axis 3, 4, 5. X axis, Y axis और Z axis के ऊपर लेंथ कितना है? 3, 4, 5 है, तो लेंथ कितना हो जाता है? √B² + H² + L²। क्यूबॉइड का लेंथ, डायगोनल का। नहीं आएगा समझ में? अरे कोई लाइन इस कॉर्नर से उस कॉर्नर ऊपर तक जा रहा है तो उसका ही तो लेंथ चाहिए अपने को। आगे समझ में? नेक्स्ट वाला बोलो। Sir, 46. 46। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। ये अभी आर्टिकल हमने पढ़ा नहीं है, आज पढ़ेंगे। Okay, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, सेम ही तो है। नेक्स्ट, डन हो गया पूरा? 50 बताना है? हो गया, ठीक है, करूं प्रोसीड आगे? ठीक है, आज कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। थ्योरी मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल्स भी मेरी तरफ से खत्म हो जाना चाहिए आज। सो द चैप्टर वुड बी ओवर फ्रॉम माय साइड। Only thing would be left is discussion of the remaining problems of pie sheet and NCERT. देखो क्या किया था पिछली बार, लास्ट आर्टिकल बताओ। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ठीक है। आज देखो कोप्लानर लाइंस भी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल्स बचे हुए, सो वी विल जस्ट डिस्कस देम एंड गेट ओवर विद इट। फर्स्ट वन, equation of a plane containing the line R is equal to A1 plus lambda B1, A1 plus lambda B1, and parallel to the line
R is equal to A2 plus mu B2। ठीक है, पहले तो देखो कि ये यूनिक है क्या, एक लाइन को तो कंटेन कर रहा है और एक लाइन के पैरेलल है। ठीक है, जैसे मैंने ये प्लेन ले लिया और एक लाइन यूज किया मैंने, से दिस इज द लाइन, एक लाइन तो इसी के अंदर है, इस प्लेन के अंदर है। ठीक है, और एक लाइन की ये पैरेलल है इस तरह से, तो क्या ऐसा यूनिक प्लेन होगा या ज्यादा होंगे? एक लाइन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं, एज आई टोल्ड यू, ऐसे यूं ऐसे करते रहोगे तो इनफाइनाइट प्लेन्स हो जाएंगे, लेकिन इसके पैरेलल है तो एक ही होगा पक्का, यस सर। है ना? ऑफ कोर्स एक ही प्लेन होगा। तो एक लाइन तो कंप्लीटली प्लेन के अंदर है और एक लाइन के ये पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो A1 पॉइंट है वो प्लेन के अंदर हो गया, क्योंकि जो लाइन है ये वाली, इस लाइन का मीनिंग समझो, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A1 एंड पैरेलल टू वेक्टर B1। ठीक है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A2 एंड पैरेलल टू वेक्टर B2, यही मीनिंग होगा इसका। ठीक है, नाउ तो वो जो लाइन है वो A1 से पास हो रही है, तो A1 प्लेन के अंदर भी हो गया और B1 के पैरेलल है, ये वाली लाइन B2 के पैरेलल है। अब यहां पर ये जो प्लेन है A1 से पास हो रहा है, B1 के पैरेलल है, आई एम सॉरी, A1 से पास हो रही है, A1 से लाइन और प्लेन दोनों पास हो रहे हैं, ये लाइन B1 के पैरेलल है। यहाँ पे एक दूसरी लाइन है जो B2 के पैरेलल है, तो B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल है, लाइन थोड़ी पैरेलल है, लाइन तो ऐसे भी हो सकती है। अरे दो लाइंस पैरेलल थोड़ी हैं, दो लाइंस पैरेलल होंगी तो वो तो हमेशा ही कोप्लेनर हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे मैं बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पैरेलल है, ऐसे ले लें ज्यादा अच्छा है। एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। ठीक है, द लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो ये B1 के पैरेलल है और ये B2 के पैरेलल है, तो B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2, अरे B1 क्रॉस B2 का डायरेक्शन क्या हो रहा है तुम लोगों को, B1 क्रॉस B2 किस डायरेक्शन में होगा? सर B1 और B2 के प्लेन के परपेंडिकुलर। हाँ, B1 और B2 के प्लेन के परपेंडिकुलर, और B1 और B2 के प्लेन का B1 और B2 को, ये एक लाइन ऐसी है एक लाइन ऐसी है, और दोनों जो लाइंस हैं वो इसके पैरेलल है, तो B1 क्रॉस B2 क्या हुआ, किसके, इस प्लेन के नॉर्मल हो गया, इस प्लेन के नॉर्मल हो गया, एम आई राइट? तो नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारे पास में, एक पॉइंट ए से पास हो ही रहा है प्लेन का, प्लेन जो है एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो रिकॉल करो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, बताया था मैंने, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, वो ही हम लोग यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, सो r माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 is equal to 0. This is the required equation. ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। ये प्लेन पॉइंट A1 से पास या फर्स्ट लाइन को कंटेन कर रहा है और दोनों लाइंस के पैरेलल है, आगे समझ में, या फर्स्ट लाइन को कंटेन कर रहा है दूसरी लाइन के पैरेलल है, ऐसे समझ लो। करेक्ट, क्लियर है क्या सबको? नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, तो दिस इज R डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आ जाएगा, which means I can write in this form R B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A1 B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे लिख देंगे। आगे समझ में?
ठीक है। नाउ कार्टेशियन फॉर्म, इसी का कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। तो आर को वही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लेंगे, ठीक है। A1 को x1i प्लस y1j प्लस z1k लेंगे, ठीक है। वेक्टर B1 को सपोज करेंगे, लिखना ही पड़ेगा, सिंबल्स काफी मुश्किल हो जाते हैं। लेट R इज इक्वल टू xi yj zk, वेक्टर A इज इक्वल टू x1i y1j z1k। B1 को लेंगे A1i प्लस B1j C1k। A1 B1 C1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर B1। वेक्टर B2 को मैंने ले लिया A2i प्लस B2j प्लस C2k, ऐसे सपोज कर लिया। तो मेरे पास इस ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया तीन वेक्टर्स का, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, x माइनस x1 डिटरमिनेंट फॉर्म में आएगा, y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 is equal to 0. This is the Cartesian equation of a plane, Cartesian equation of a plane containing the first line and parallel to the second line. चाहो तो इसमें लाइन की इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये दोनों लाइंस की इक्वेशन मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दी। तो ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो फर्स्ट लाइन को कंटेन कर रहा है और सेकंड लाइन के पैरेलल है। एनी डाउट? पक्का? अब यहीं से हम दो लाइंस को कोप्लेनर भी प्रूव करने की कंडीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तक क्या था, ये प्लेन है जो एक लाइन को कंटेन कर रहा है और एक लाइन के पैरेलल है इस तरह से, ठीक है। बट अगर दोनों लाइंस सेम ही प्लेन में आ जाएं, सेम ही प्लेन में आ जाएं, दो लाइंस का सेम प्लेन में होना जरूरी नहीं है, दो वेक्टर्स हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। तो वेक्टर और लाइन में मैंने डिफरेंस खूब अच्छी तरह से समझा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब दोनों लाइन सेम प्लेन में आ जाएं, उसके लिए क्या होगा, जो दूसरी लाइन के ऊपर भी पॉइंट है विच इज A2, ये भी क्या करेगा, ये पॉइंट क्या करेगा, दूसरी लाइन भी इसी प्लेन के अंदर आ जाए। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, मास्क हटा के बोलो। हाँ, उसी प्लेन में होगा तो क्या करेगा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट है A2 पॉइंट, ये भी अगर प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो इसका मतलब द टू लाइंस आर कोप्लानर, ठीक है। बोथ द लाइंस आर कोप्लानर, both lines are coplanar if r की जगह हम A2 डाल देंगे, r is any point on the plane, ठीक है। तो A2 इसको सेटिस्फाई कर देगा। यहां पे चाहो तो A2 माइनस A1 ऐसे लिख दो, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करके यहां से लिख सकते हैं A2 B1 B2 is equal to A1 B1 B2। आगे समझ में? दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लानर। अगर कार्टेशियन फॉर्म से मुझे देखना हो, कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइंस कोप्लानर कब हो जाएंगी? हाँ, क्या यार, चीजों को समझ ही नहीं रहे हो क्या, इतना टाइम लगा रहे हो?
बोलो ना। अरे कार्टेशियन फॉर्म से क्या कंडीशन आएगी? ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई तो है। क्या हो रहा है तुम लोगों को? अरे ये सेकंड लाइन है, ये किस पॉइंट से पास हो रही है? मीनिंग ही नहीं पता क्या? क्या बताओ ना। इरिटेट कर रहे हो अब तुम लोग मुझे। अरे ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, जल्दी से बताओ कोई। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? अरे लाइन की इक्वेशन लिखते हो तो ये x1 y1 z1 क्या है? तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहां क्यों नहीं बता पा रहे हो किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन? तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? x2 y2 z2 इसको सेटिस्फाई करेगा। इतना टाइम क्या लगाते हो यार, चीजों को समझते ही नहीं हो क्या? इसका मतलब लाइन की इक्वेशन भी नहीं पता है कि x1 y1 z1 क्या चीज है। साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे, ये लिखा हुआ है। ऐसे फिर इरिटेशन होता है मुझे जब चीज ही समझ में नहीं आ रही है, तो क्या पढ़ाऊंगा फिर मैं तुम लोगों को? बस एक वेक्टर फॉर्म रट के बैठ गए क्या कि बस यहां तो आ जाएगा तो हो गया काम हमारा, और यहां समझ ही नहीं पा रहे हो कि x2 y2 z2 क्या है। इतनी छोट मतलब समझ में नहीं आता मुझे, पढ़ते किस तरीके से हो यार? 12th क्लास के बच्चे हो, जेई का एग्जाम देने वाले हो और इस तरीके से पढ़ रहे हो। मीनिंग ही नहीं पता कि x2 y2 z2 क्या चीज है। हर क्लास में मैं मीनिंग समझाता रहता हूं बस कि मीनिंग क्या है इनका। अब बोलो जल्दी से। कहां पे लिखूंगा? यहां पे लिखना है? जबरदस्ती का इरिटेशन करते हो, और एक बार इरिटेशन होने के बाद मेरा मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज पूछ रहा हूं वो भी नहीं बता पा रहे हो। बोलो आगे क्या समझ में? x2 y2 z2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, इस प्लेन की इक्वेशन को, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, कोप्लेनर हैं। ये बस ये कंडीशन आ गई। सो इफ दिस इज सेटिस्फाइड दैट मींस द टू लाइंस आर कोप्लेनर। आगे समझ में? यहां से भी देख सकते थे, कॉमन सेंस तो यूज करो, बट पता हो तब तो वो बात करो ना। x2 y2 z2 समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज है। ये x2 माइनस x1 हो गया, ये डॉट तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो डाल दिया। हर तरीके से तो क्लियर है, पता नहीं कहां पे कंफ्यूज होके बैठ जाते हो। और इतना क्लैरिटी के साथ ना किसी बुक में मिल सकता है, ना कोई टीचर पढ़ा सकता है, मेरी गारंटी है। उसके बावजूद भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन एंड पैरेलल टू दिस लाइन, ये वाला हो गया। उसके बाद दोनों लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन हो गई। ठीक है। इन जनरल टू लाइंस कोप्लेनर कब होंगी?
कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा हूं मैं, कोई इक्वेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। In three-dimensional geometry, if two lines are coplanar, that means they have to lie in the same plane. ऐसा कब पॉसिबल होगा? सर या तो पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो। यस, करेक्ट। और ये मैंने बताया हुआ है पहले से ही, बता भी रखा है ऑलरेडी। Two vectors are always coplanar. Two lines may not be coplanar because two lines which are neither parallel nor Skew. intersecting are known as skew lines. बताया हुआ है अच्छी तरह से। So two lines are coplanar, either they are intersecting or they are parallel. If they are parallel, nothing is to be done. उस केस में तो कुछ करना ही नहीं है, simply direction ratios देख लो। If they are in the same ratio, direction ratios are proportional, that means they are coplanar. So two lines are coplanar if either they are parallel or intersecting. Then they will be coplanar. ठीक है। So suppose करिए फर्स्ट अप्रोच फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर प्रूव करने के लिए, ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्म मैंने बता दिया, कार्टेशियन फॉर्म भी वो वाला बता दिया। अभी और भी मेथड्स हैं दो लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करने के लिए। सपोज लाइन की इक्वेशन है, दोनों लाइंस की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2। ये दो लाइंस की इक्वेशन मुझे गिवन है। They will be coplanar if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So are coplanar if either a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 or they have to intersect at a point। तो इसको मैंने लैम्डा ले लिया और इसको मैंने म्यू के इक्वेट कर दिया। इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1, c1 लैम्डा प्लस z1, ऐसे इसके ऊपर आ जाएंगे पॉइंट। इसके ऊपर पॉइंट आ गया, दोनों सेम होना चाहिए। तो a1 लैम्डा प्लस x1 is equal to a2 mu plus x2। Similarly, b1 lambda plus y1 is equal to b2 mu plus y2, c1 lambda plus z1 is equal to c2 mu plus z2। ये कॉमन पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन से हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे और वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कॉमन है ऑन बोथ द लाइंस। क्योंकि लैम्डा और म्यू अननोन है तो दो इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे और तीसरी इक्वेशन में इसको चेक करेंगे। अगर ये सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू के लिए सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब दीज थ्री इक्वेशंस आर consistent for the same value of lambda and mu, so there is a common point on both the lines, that's why the lines are intersecting। देखो आगे क्या समझ में। सपोज दोनों लाइंस की इक्वेशन मुझे नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में है, गिवन है a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 is equal to a2x plus b2y plus c2z plus d2। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2z plus, नहीं ये तो ले लिया a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equal to 0 is equal to a4x
प्लस B4Y प्लस C4Z प्लस D4, ये गिवन है। बताओ ये कोप्लैनर कब होंगे? ऑफ कोर्स अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो गई उस कंडीशन को अब मैं हटा रहा हूं, वो तो हमें सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल हो गई तो कोप्लैनर हो ही जाएंगी, सबसे पहले वो ही चेक करना है जब भी दो कोप्लैनर लाइंस की बात आती है। तो इंटरसेक्टिंग मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऐसे समझ लो, ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी? आर intersecting lines if, देखते हैं कौन बताता है। चार लीनियर इक्वेशंस हैं, ये चारों लीनियर इक्वेशंस सेम वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। कॉमन पॉइंट चाहिए ना, इसके ऊपर जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है, इसके ऊपर जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है, वो सेम होनी चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? फोर लीनियर इक्वेशंस बीइंग सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, करेक्ट। यूनिक्स सॉरी consistency of four linear equations in three variables. This should be zero. Then the two lines will be intersecting lines and therefore they will be coplanar. चेक करो सही है क्या सब? ठीक है, दो मेथड ये वाले हो गए, एक मेथड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला। ठीक है, एक मेथड और ले लेता हूं, एक सिमेट्रिक है एक नॉन सिमेट्रिक फॉर्म है। फोर्थ अप्रोच टू प्रूव टू लाइंस टू बी कोप्लैनर। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसी पे आती हैं कोप्लैनर लाइंस के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं इसके ऊपर। एक मेथड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस आर्टिकल से पहले। सो दिस इज द थर्ड मेथड इन दिस आर्टिकल। एक लाइन की इक्वेशन मुझे ऐसे दी हुई है, सिंबल्स हो सकता है मैं थोड़ा चेंज करूं, अभी दोनों प्लेन्स की इक्वेशन लिखने दो। हाँ यही ठीक है, प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं। कैपिटल लेटर्स यूज किए प्लेन की इक्वेशन के लिए। ये दोनों प्लेन्स की इक्वेशन, एक सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है, एक नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब ये दोनों लाइंस कोप्लेनर होने की कंडीशन बतानी है, कैसे निकालोगे बताओ? कोई अप्रोच? कोप्लेनर की जगह ऐसे बोल दो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग। पैरेलल वाली सिचुएशन में कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पैरेलल वाली तो हम वैसे ही चेक कर लेंगे सबसे पहले। हाँ बोल रहे यार, तू क्या बार बार इतना फॉर्मल मत हुआ अगर मेरी क्लास में। तो फिर अब तुक्के लगा रहे हैं, क्या लॉजिक है उसका? डिटरमिनेंट जीरो क्यों आना चाहिए?
क्यों का जवाब नहीं है, इसका मतलब तुक्के लगा रहे हैं। जबरदस्ती की चीजें थोड़ी बनानी है अपने को। रीजनिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब रीजनिंग ही नहीं पता तो फिर क्यों बता रहे? और कोई? आर इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ, इसको लैम्डा सपोज कर लो, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाएगा, ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1, सी लैम्डा प्लस z1। ये वाला पॉइंट दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो लाइन है वो दोनों प्लेन्स की ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये लाइन ऐसे हो गई और ये वाली लाइन कोई दूसरी लाइन आ रही है ऐसे, तो दोनों पे एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट सपोज कर लिया तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस लाइन को सेटिस्फाई करने का मतलब दोनों प्लेन की इक्वेशन को इंडिविजुअली सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। इफ a1 इंटू एक्स का वैल्यू डाल दिया, a लैम्डा प्लस x1, b1 इंटू b लैम्डा प्लस y1, c1 इंटू c लैम्डा प्लस z1 प्लस d1 is equal to a2 इंटू a लैम्डा, ये भी जीरो हो जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा, तो a लैम्डा प्लस x1, b2 इंटू b लैम्डा प्लस y1, c2 इंटू c लैम्डा प्लस z1 प्लस d2। ठीक है, ईच ऑफ देम हैज टू बी जीरो, बोथ ऑफ देम शुड बी जीरो। तो यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा दोनों इक्वेशन से। लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास में, लैम्डा को एक साथ ले लेंगे, a1 लैम्डा, a1 a, b1 b, c1 c कोफिशिएंट हो जाएगा, सारी टर्म्स बाकी नेगेटिव में हो जाएगी, माइनस लगा देंगे, a1 इंटू x1, b1 इंटू y1, c1 इंटू z1 प्लस d1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू a प्लस b1 इंटू b प्लस c1 इंटू c। चेक करना फर्स्ट इक्वेशन से, एंड सेकेंड इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी, माइनस का a2 इंटू x1 प्लस b2 इंटू y1 प्लस c2 इंटू z1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय a2 इंटू a प्लस b2 इंटू b प्लस c2 इंटू c। दोनों को इक्वेट कर दिया, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, यही कंडीशन है हमारे पास में, दो लाइंस के कोप्लेनर होने की या इंटरसेक्ट करने की ये कंडीशन आ गई। दोनों लैम्डा की वैल्यू को इक्वेट कर दिया। मेथड को समझना है, रिजल्ट को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आगे के देखो समझ में। ठीक है, सो दिस इज कोप्लानर लाइंस। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था पूरे चैप्टर का, कोप्लानर लाइंस, काफी काम आएगा। नाउ let us proceed to the next one. Perpendicular distance of a point from a line. Perpendicular distance of a point from a line. From a plane तो अपन निकाल चुके हैं। Perpendicular distance of a point from a line.
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन मुझे गिवन है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में है और पॉइंट ए से पास हो रही है। सो लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू बी, एंड देर इज अ पॉइंट p हियर जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p है, और मुझे यहां से इसकी ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। पिछली बार जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने बताया था कि इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के भी हम कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, बट अब डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ टू फाइंड इट। यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया, वेक्टर AP ले लिया इस तरह से, और ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया। तो ये जो PQ आएगा, PQ का लेंथ हो जाएगा, इसमें भी दो अप्रोच, दो फॉर्म में निकाल रहा हूं। PQ का वैल्यू हो जाएगा AP साइन थीटा, और AP साइन थीटा को हम कैसे लिखेंगे? AP वेक्टर क्रॉस B कैप डिवाइडेड बाय AP वेक्टर AP इंटू B कैप 1 हो जाएगा, इंटू साइन थीटा अपॉन AP कर दिया का मॉड। चेक करो सही है क्या? क्या इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू AP साइन थीटा है? AP का मॉड इंटू B कैप का मॉड 1 इंटू साइन थीटा इंटू n कैप, लेकिन बाहर वाला मॉड ले लिया तो n कैप हट जाएगा, और नीचे AP का मॉड, तो AP कट गया, तो गलत कर दिया। एक मिनट, AP को काटना नहीं है। अब देखो, इसी से तुम्हें समझ में आ रहा हो कि मैं कोई फॉर्मूला रटता नहीं हूं, क्योंकि रटा हुआ होता तो मैं डायरेक्टली लिख देता फॉर्मूला। और रटना क्यों है? जब हम आसानी से AP साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो। और जब रटते नहीं है तो गलतियां भी होती हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है? अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या गलतियां होती हैं। AP साइन थीटा का वैल्यू, तो AP का मॉड इंटू B कैप का मॉड 1 हो गया, इंटू साइन थीटा हो गया, इंटू n कैप हो गया, उसका मैं मॉड ले लूंगा तो AP साइन थीटा आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट AP क्रॉस B कैप। इज इट ओके? यस सर। देखो सही है क्या? क्योंकि AP इंटू B कैप का मोड 1 इंटू साइन थीटा इंटू n कैप, फाइनल मोड ले लिया तो n कैप तो का रोल खत्म हो गया है, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा P माइनस A क्रॉस B कैप, ऐसा लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो P माइनस A क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय B वेक्टर का मॉड। दोनों सही हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ PQ, ठीक है? आगे समझ में सबको क्लियर है क्या? और ऐसे भी लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो PQ विल बी इक्वल टू रूट ऑफ AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। AP स्क्वायर इसको लिखेंगे P माइनस A का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर इज सेम एज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस AQ स्क्वायर, AQ का वैल्यू कितना आ जाएगा? AP cos थीटा विच इज इक्वल टू वेक्टर AP डॉट B कैप। AP इंटू B कैप का मोड इज 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है? सो P माइनस A डॉट B कैप का P माइनस A डॉट B कैप का स्क्वायर। अब चाहो तो B कैप को B अपॉन वेक्टर B का मॉड लिख दो,
अब कहाँ याद रखने की जरूरत है ये सब चीजें, और कितना याद रखोगे, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी याद रखने में, इसलिए डिराइव करना आना चाहिए इमीडिएटली। और 5 सेकंड का काम होता है मुश्किल से, इसलिए बोलता हूं कि थ्योरी पे एकदम कमांड करा करो, थ्योरी का रिजल्ट ही नहीं पता है। नेक्स्ट, आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के तो हम करते ही है प्रॉब्लम, याद है क्या, पिछली बार एग्जांपल लिए थे मैंने, उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी चाहो तो निकाल सकते हो, दो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, अगर कार्टेशियन फॉर्म से भी निकालेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इट डजंट मैटर, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट होता है, वो लिख दो, डिवाइडेड बाय इसका मोड आ गया, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में ही है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, करो प्रोसीड आगे। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसमें कुछ और बचा है क्या? Yes, this is over. Now, two more articles to go. One is the shortest distance between two lines, and one is the distance between two parallel lines. तो पहले parallel lines वाला ले लेते हैं. Distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. दो पैरेलल लाइंस के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक का इक्वेशन है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, दूसरी का इक्वेशन है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा म्यू b, सॉरी, दोनों वेक्टर b के पैरेलल हैं, एक a1 से पास हो रहा है, एक a2 से पास हो रहा है, से दिस इज पॉइंट a1 एंड दिस इज पॉइंट a2, और ये डिस्टेंस मुझे डिराइव करना है d। दिस एंगल थीटा ले लिया मैंने, ये जो डायरेक्शन है वो वेक्टर बी के अलोंग हो गया, करेक्ट। अगेन वेरी सिंपल, AC मुझे निकालना है, तो D इज इक्वल टू AC विच इज इक्वल टू AB साइन थीटा, AB का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, BA ले लो, एक ही बात है, BA वेक्टर क्रॉस B कैप, BA क्रॉस B कैप का मॉड चेक करो, सही है, विच इज इक्वल टू A1 माइनस A2 क्रॉस B कैप, बस हो गया खत्म, चाहो तो ऐसे लिख दो A1 माइनस A2 क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय B के मॉड का मॉड। देखो समझ में आ गया हो तो, एनी प्रॉब्लम, करूं प्रोसीड? ठीक है,
नेक्स्ट आता है द लास्ट आर्टिकल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू, ऑफ कोर्स स्क्यू लाइंस होंगी। अगर पैरेलल लाइंस होगी तो उनके बीच में तो डिस्टेंस फिक्स्ड ही होगा, सेम रहेगा। ऐसी दो लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, मिनिमम डिस्टेंस 0 ही हो जाएगा। पैरेलल लाइंस हो गई तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलने का कोई मीनिंग ही नहीं है। ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिफाइंड फॉर टू स्क्यू लाइंस which is definitely possible in 3-dimensional geometry। तो दो स्क्यू लाइंस के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। जैसे मैंने ये दो लाइंस लिया, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है। ऐसा कुछ लाइंस है, ठीक है। नाइदर दे आर पैरेलल नॉर दे आर इंटरसेक्टिंग। कितना भी आगे पीछे इनको एक्सटेंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दे विल नेवर इंटरसेक्ट एंड दे विल नेवर बी पैरेलल, ठीक है। अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। गौर से देखो तो यहीं से पता लग रहा है, ऐसा डिस्टेंस होगा जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ही मैं इस लाइन को ये वाला जो पेन है उसको जैसे ही मैं थोड़ा सा भी टिल्ट करूंगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे या ऐसे। जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। आगे समझ में? और वो ही हमें डिराइव करना है। देखो कैसे डिराइव करेंगे। एक लाइन मैंने लिया, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। दूसरा लाइन का इक्वेशन है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट a1, this line is passing through point A2। और ये मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया। ऑफ कोर्स 3D का डायग्राम है, इस प्लेन में तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो अभी मैंने समझा दिया जो मुझे चाहिए था। PQ, PQ is the shortest distance between two lines। तो PQ is projection of AB, A और B को ज्वाइन किया, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन द लाइन PQ। प्रोजेक्शन का मतलब यही तो होता है, एक लाइन का दूसरे लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग होता है? एक और दूसरी लाइन जा रही है तो ये एंड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये जो आता है सेगमेंट, उसको हम उस लाइन का क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। सो PQ, सपोज इसको मैंने D बोल दिया, तो D इज प्रोजेक्शन ऑफ AB अलोंग द लाइन PQ। आया क्या समझ में? ठीक है। D is equal to projection of AB vector along this vector, यानी PQ लाइन बोल सकते हो। और ये वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा? इसका ये जो वेक्टर है वो सपोज n कैप के अलोंग है। n कैप इज B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड। B1 क्रॉस B2 इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स B1 एंड B2। तो ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो गया n कैप।
ठीक है, तो ये जो वेक्टर पी क्यू है, वेक्टर पी क्यू इज डी इंटू एन कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग वेक्टर पी क्यू ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और पी क्यू वेक्टर मैंने यहां लिख दिया विच इज इक्वल टू डी इंटू एन कैप। Projection of AB along PQ can be written as what? AB cos theta. AB cos theta, which is equal to AB vector dot PQ vector divided by PQ vector का mod। ठीक है, फाइनली एक बाहर मोड तो लगा ही सकते हो क्योंकि हमें लेंथ से मतलब है। which is equal to AB vector A2 minus A1 dot PQ vector लिखेंगे D into n cap divided by PQ का mod is D, D और D कैंसिल हुआ, A2 minus A1 dot n cap। ठीक है, बाहर एक मोड में लगाई देता हूं यहां पर, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव इसलिए, ठीक है, और फाइनली एन कैप की वैल्यू डाल दो, देयरफॉर D इज इक्वल टू आ गया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड। देखो आगे के समझ में, एनी डाउट? पक्का? इधर से है किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद कर सकते हो, ये डिफिकल्ट नहीं है। मीनिंग अच्छी तरह पता होना चाहिए, मीनिंग मत भूलो चीजों का। एक लाइन A1 पॉइंट से पास हो रही है, दूसरी लाइन A2 पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन B1 के पैरेलल है, दूसरी लाइन B2 के पैरेलल है, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, स्क्यू लाइंस। ठीक है, अब ये बोर्ड एग्जाम के लिए फेवरेट है, उसमें पक्का ये जो भी हाईएस्ट मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आता है 5-6 नंबर का, उसमें जरूर आता है ये। ठीक है, हाँ बोर्ड की बात चली तो बड़े गौर से सुनोगे उसको, है ना। मैं पढ़ाता जेई क्यों हूं और तुम लोग बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हो मेरे से, कितना खराब यूज कर रहे हो मेरा, है। देखो बोर्ड के एग्जाम लेके सब छुट्टियां लेके बैठे हैं प्री बोर्ड की वजह से। अरे वो तो जानता हूं ना मैं, सबको पढ़ने की आदत ही नहीं है ढंग से शुरू से, तो बस वो एग्जाम आते, कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जाम के नाम से ही बस छुट्टी लेना शुरू कर देते हो। ठीक है, A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon B1 cross B2 का मॉड is the shortest distance between the two lines. One line is R is equal to A1 plus lambda B1, another line is A2 plus lambda B2। ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं लाइंस की इक्वेशन लिखता हूं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई B1 z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 z minus z2 upon c2। ये दोनों लाइंस की इक्वेशन लिखी मैंने, तो x1i प्लस y1j प्लस z1k ये तो हो गया वेक्टर A1, x2i प्लस y2j प्लस z2k ये हो गया वेक्टर A2, A1i प्लस B1j प्लस C1k ये हो गया वेक्टर B1,
a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये हो गया वेक्टर b2। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ऊपर, देयरफॉर शॉर्टेज डिस्टेंस d इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर तो एक डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है, a2 माइनस a1 यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, b1 के कंपोनेंट्स a1, b1, c1, a2, b2, c2, डिटर्मिनेंट, ये तो न्यूमरेटर आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड है, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड, ठीक है। विजुअलाइज करो क्रॉस प्रोडक्ट को, आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, आ रहा है क्या समझ में? आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, i का कोफिशिएंट आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, j का कोफिशिएंट आएगा हाँ j का कोफिशिएंट आ गया, माइनस j का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, a1 c2 माइनस a2 c1, और k का कोफिशिएंट आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रूट के अंदर आएगा, स्क्वायर करेंगे तो मॉड, ठीक है। यहीं से लिख सकते हो, देखो b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया इसका। आगे समझ में? रिजल्ट्स अगर सारे याद हैं, ढंग से कर रहे हो, मतलब याद का मतलब है कि विजुअलाइज करके निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली 3D इज द इजीएस्ट टॉपिक, और नहीं है तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, समझा नहीं है तो, ठीक है। एज फार एज दिस इज कंसर्न, दिस इज ओवर, बट स्फीयर भी बता देता हूं, ज्यादा काम नहीं आता स्फीयर, बस थोड़ा बहुत ही आता है। एक तो ये है स्फीयर, ठीक है। ऑब्वियसली स्फीयर की अगर इक्वेशन लिखनी है मुझे, सर्कल का ही 3D फॉर्म हो गया, सर्कल का 3D फॉर्म इज द स्फीयर, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट distance from a fixed point is always fixed, which is known as radius, fixed point is known as the center of the sphere, ठीक है। ये मैंने ऐसे स्फीयर बना दिया, सेंटर ले लो, सेंटर को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर ए से, दिस इज एनी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और जो रेडियस है उसको मैंने रो से रिप्रेजेंट कर दिया, तो r माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू रो, यही इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है वेक्टर फॉर्म में। आएगा समझ में? जितने भी रिजल्ट सर्कल के हैं, ज्यादातर रिजल्ट्स है ना, जो भी स्फीयर उसका z और यूज कर लो तो वो स्फीयर के रिजल्ट्स आ जाते हैं। जैसे इक्वेशन लिखना है मुझे, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, यहां से भी मैं डिराइव कर सकता हूं कार्टेशियन फॉर्म में, एक तो यही इक्वेशन हो गया, फिर r माइनस ए के मॉड का स्क्वायर इज रो स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर इज सेम एज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, r को xi प्लस yj प्लस z के लिया, a को x1i प्लस y1j प्लस z1 के ले लिया, इसमें पुट किया तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, z माइनस z1 का होल स्क्वायर इज रो स्क्वायर, वेयर x1 y1 z1 are the coordinates of the center of the sphere, rho is the radius of the sphere। कंपेयर करो 2D से, 2D में सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर,
बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस का 2x1 इंटू एक्स आएगा, माइनस के 2x1 को मैंने 2g से रिप्रेजेंट कर दिया, 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz, बाकी कांस्टेंट आ जाएंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 है। ठीक है, देन द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी माइनस जी minus f minus h. 2g is the coefficient of x, 2f is the coefficient of y, 2h is the coefficient of z, and radius हो जाएगा root of g square plus f square plus h square minus c। बिल्कुल सर्कल जैसा इक्वेशन है, सर्कल जैसे रिजल्ट्स हैं। आगे समझ में? ठीक है, डायमीटर फॉर्म निकालना है। डायमीटर फॉर्म, स्फीयर गिवन है मुझे, डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ये डायमीटर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर आ गया। एकदम सर्कल जैसा ही है, उसमें बस z वाली टर्म्स नहीं होती हैं। आगे समझ में? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट काम आता है स्फीयर में, वो ये आता है, आपने एक स्फीयर का इक्वेशन लिखा, या मैं पूछ रहा हूं वैसे ही, एक इक्वेशन स्फीयर का लिख दिया और एक इक्वेशन प्लेन का लिख दिया, तो वो क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। क्यों? एक ही पार्ट जाएगा मतलब क्या होता है? तो ऐसे बोल रहे हैं उनका इंटरसेक्शन एक सर्कल होगा, पता नहीं थ्रू कट करेगा, क्या बोल रहे हैं एक। ठीक है, एक अगर मैं स्फीयर लेता हूं, ऐसे टेनिस बॉल इमेजिन करके चलो, और एक प्लेन लिया मैंने, या तो ये हो सकता है कि ये स्फीयर और प्लेन एक दूसरे को ना तो टच करें ना इंटरसेक्ट करें। ठीक है, या ये हो सकता है कि प्लेन जो है वो स्फीयर के लिए टेंजेंट बन जाए, या फिर प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट करे। अब अगर स्फीयर को प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो यहां जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी? सर्कल बनेगा। ठीक है, हाँ, तो अगर एक स्फीयर और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो वो एक सर्कल होगा। इसलिए जब एक स्फीयर और एक प्लेन की इक्वेशन को साथ में लिख देते हैं, देन इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। और जनरली उस सर्कल का रेडियस या उस सर्कल से रिलेटेड रिजल्ट्स आपसे निकलवाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही काम आता है स्फीयर में, विच इज वेरी सिंपल टू फाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने ये स्फीयर लिया, यहां पे प्लेन ने इसको कट किया। ठीक है, तो इस प्लेन का, इसके सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं। ठीक है, स्फीयर का रेडियस हमें पता ही होता है। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? तो सर्कल का जो रेडियस होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। रूट ऑफ आर स्क्वायर रूट ऑफ रो स्क्वायर, स्फीयर का रेडियस माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वही रेडियस हो जाएगा सर्कल का, जो कि जनरली पूछा जाता है। आगे समझ में? ठीक है, स्फीयर को जब प्लेन कट कर रहे हैं तो सर्कल आ गया। सर्कल का रेडियस निकालने के लिए रूट ऑफ रो स्क्वायर यानी स्फीयर का रेडियस
माइनस perpendicular distance of the plane from the center of the sphere का square. That will give you the radius of the circle. Which is obtained when a sphere is cut by a plane. देखो समझ में आ गया क्या? पक्का? हो गया खत्म? ठीक है, ये मेरी तरफ से थ्योरी खत्म हो गया इसमें, है ना? एग्जाम्पल्स में और देख लेता हूं, कुछ बचे हैं तो बताने के लिए। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी बुक भी कर सकते हो, पाई शीट भी कंप्लीट कर सकते हो। देखते हैं अभी क्या करोगे, डिस्कशन क्या बाकी है। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 टू द लाइन x minus 6 upon 3 is equal to y minus 7 upon 2 is equal to z minus 7 upon minus 2। ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, देखो जो मैंने अभी डिराइव किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ऑफ कोर्स उससे तो कर ही सकते हो, ठीक है, बट जो इजीएस्ट अप्रोच है वो ये है, इसको लैम्डा सपोज करो तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन लैम्डा की फॉर्म में आ गया, 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर है और लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 यानी 3 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, और 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3 2 माइनस 2 हैं, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। सो 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा को यहां पुट कर देंगे, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, इनके बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट डिराइव हो गया। देखो प्रोसेस समझ में आ गया क्या? एक और ले लेता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन 2x minus y plus z minus 3 is equal to 0, 3x plus y plus z minus 5 is equal to 0. Find the equation of a plane containing this line and at a distance of 1 by root 6 from the point 2 1 minus 1। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है और उसका डिस्टेंस 1 by root 6 है फ्रॉम दिस पॉइंट। बताओ जल्दी से क्या करना है।
दिवाली कब की है? 4th डे क्या है? थर्सडे। हाँ जी, आया। इस लाइन को कंटेन कर रहा है प्लेन, और इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस 1/√6 है। अब ये थ्योरी नहीं पढ़ते हो ना, इसलिए स्ट्राइक नहीं करता है, आदत में नहीं है थ्योरी पढ़ने का। ये लाइन का मतलब हो गया दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन लाइन। तो ये एक प्लेन P1 हो गया, एक प्लेन P2 हो गया। दोनों के इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले किसी भी प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? P1 plus lambda P2 is equal to 0. Let this be the plane. तो therefore 2x minus y plus z minus 3 plus lambda into 3x plus y plus z minus 5 equal to 0. This is the equation of the plane. Suppose lambda निकालना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 2 plus 3 lambda into x lambda minus 1 into y plus lambda plus 1 into z माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया। इसका डिस्टेंस 2 1 -1 से 1/√6 है, तो 2 + 3 लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा -1 इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू जेड यानी -1 माइनस का 5 लैम्डा माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा -1 का होल स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√6। देखो समझ में आ गया क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा 2D में स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। आगे के याद, यहां से हम लैम्डा निकाल लेंगे, आई बिलीव सब कर सकते हो आगे, ठीक है। यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो दो आ सकती है, ठीक है। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, उस लैम्डा की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। दो आएंगे क्या? कौन सोच के बताएगा? बिना सॉल्व किए हुए विजुअलाइज करो। क्या ऐसे दो प्लेन्स होंगे जो इस पॉइंट से 1/√6 की डिस्टेंस पे होंगे? ये दोनों क्या पूछ रहे हैं? ये दो प्लेन्स की लाइन जैसे प्लेन्स की इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर उसके पैरेलल लाइन है। क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन ही सुना नहीं क्या ध्यान से? एक ही होगा। ये दो प्लेन्स हैं और ये से मेरे पास में लाइन है, इसको कंटेन करने वाला प्लेन। ऐसे एक प्लेन हो सकता है 1/√6 डिस्टेंस पे, ऐसे एक प्लेन हो सकता है वो भी 1/√6 डिस्टेंस पे हो सकता है। ऑफ कोर्स दो प्लेन्स आएंगे। आगे समझ में? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस के ऊपर है। प्रूव दैट द लाइंस x - 1/2 is equal to y - 2/3 is equal to z - 3/4 and 4x - 3y plus 1 is equal to 0 is equal to 5x
-3z plus 2 are coplanar and find the equation of the plane containing them. प्रूव करना है कि दोनों लाइंस कोप्लेनर होंगी और एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन भी निकालना है जो दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है. क्या अप्रोच लगा सकते हैं? क्योंकि प्लेन की इक्वेशन तो निकालनी है दोनों लाइंस को कंटेन करने वाले की, तो डायरेक्टली वो ही लगा देंगे. केवल ये प्रूव करना होता कि दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं, तब तो हम क्या करते, इसको इक्वल टू लैम्डा सपोज कर लेते. एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन आता 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3. वो पॉइंट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करता और इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करता. यानी एक को सेटिस्फाई करा के लैम्डा निकालते, ठीक है, और दूसरे में डाल देते. अगर लैम्डा की सेम वैल्यू आ रही है या दोनों से लैम्डा की सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर. ठीक है. अब क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ द प्लेन भी चाहिए जो दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है, तो डायरेक्टली फर्स्ट लाइन को कंटेन करने वाला इक्वेशन ऑफ द प्लेन x-1 y-2 z-3 2 3 4 पैरेलल टू द सेकंड लाइन, पैरेलल टू द सेकंड लाइन होना चाहिए. ठीक है. अब सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं है मेरे पास में, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एबीसी सपोज कर लेते हैं. तो 4a माइनस 3b प्लस 0 इंटू सी 0, 5a प्लस 0 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी इज 0. सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज. तो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, यहां से आ जाएगा 9, इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 12, इसके नीचे आ जाएगा 15. देयरफॉर a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 c अपॉन 5. 3 4 5 आ गया, 3 4 5 इक्वल टू 0. ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो फर्स्ट लाइन को कंटेन कर रहा है और सेकेंड लाइन के पैरेलल है, सेकेंड लाइन के पैरेलल है. अब क्योंकि सेकेंड लाइन को भी मुझे सेम प्लेन में चेक करना है कि वो है या नहीं है, तो सेकेंड लाइन का हर पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो सेकेंड लाइन के ऊपर मुझे एक रैंडम पॉइंट निकालना है. ठीक है. और लाइन की इक्वेशन प्लेन की फॉर्म में दी हुई है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए मुझे. ठीक है. तो मैंने सपोज z को 0 डाल दिया दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में. ठीक है. तो z को 0 डालने से देखते हैं, लेट z इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड में आ जाएगा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू माइनस 2 अपॉन 5 आ गया. यहां से y का वैल्यू निकालूंगा, 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 5 प्लस 1 माइनस का 3 अपॉन 5 आ जाएगा. सो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 minus 1 upon 5 and 0. This is the point, any point, one of the points on this line, क्योंकि ये दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर दूसरा लाइन भी इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, दूसरी लाइन अगर कोप्लेनर है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई एनी पॉइंट ऑन द लाइन. सो देयरफॉर वी मस्ट हैव minus 2 upon 5 minus 1 minus 1 upon 5 minus 2 0 minus 3 2 3 4 3 4 5. इसका वैल्यू 0 आना चाहिए हमारे पास में. चेक करो जल्दी से आता है कि नहीं. माइनस 7 अपॉन 5 मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस 11 आ गया और माइनस का 15 आ गया. माइनस भी बाहर निकाल दो. 2 3 4 एंड 3 4 5. जल्दी से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके बताओ मुझे.
आ गया पक्का? दिस कम्स आउट टू बी 0, therefore both the lines are coplanar. ठीक है, ये हमारा सिलेबस खत्म हो गया है, एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स ऑफ पाई शीट बची हैं। ठीक है, पाई शीट जितना कर सकते हो मैक्सिमम कंप्लीट करो। कितने क्वेश्चंस बचे? हाँ, 120 क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, मंडे तक कितना करोगे बोलो? 130 बचे हैं। मंडे तक कितना करोगे? बोल दो जल्दी से, जितना भी कर सकते हो। 130 का आधा कर लेना, 65 ही कर ले तो 50 क्या मांग रहे हैं? ठीक है, 65 क्वेश्चंस कर लो। पिछली बार तो 50 इसलिए दिए थे क्योंकि कुछ आर्टिकल पढ़े नहीं थे हमने। ठीक है, 65 क्वेश्चंस करने हैं अप टू नेक्स्ट क्लास यानी मंडे तक, पाई शीट में से। ठीक है, उसके बाद फिर कंप्लीट करना है, फिर एनसीईआरटी भी खत्म करना है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बोला था कोर्स खत्म कर दूंगा अक्टूबर तक। अक्टूबर आज लास्ट क्लास है। ठीक है, लेट हो गए हम लोग 2 क्लास से, क्योंकि अभी 2 क्लास और चाहिए। हालांकि 2 क्लास मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो 65 क्वेश्चंस करके आओगे वो 15 मिनट लगेगी मुझे प्रॉब्लम्स बताने में। उसके बाद क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो डिसाइड करो क्या करना है फिर। हवन करेंगे हैं? बस 15 मिनट की क्लास के लिए मुझे 15 किलोमीटर से बुलाएगा? खुद 5 किलोमीटर से आएगा? हैं? आने जाने में 1 घंटा खराब करेंगे? ये हमारा आउटपुट है देखने का? प्रोडक्टिविटी ऐसे आएगी? पेट्रोल कितना वेस्ट कर रहे हैं, टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं 15 मिनट के लिए? हैं? दे आंसर जल्दी से अब। सही तो ऑप्शन बता 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए ऑनलाइन, ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है। हाँ, लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि 15 मिनट की ही क्लास क्यों लेना चाह रहे हैं। पढ़ाने के लिए टाइम तो यूज करना पड़ेगा ना कुछ। और किसी का कोई सजेशन है क्या इधर से? ऑनलाइन लोगों की तरफ से कोई? अरे बोलो तो सही, स्पीकर ही सो गया है। हाँ, रिवाइज तो बोर्ड के लिए पढ़ेगा मेरे से, बस रिवाइज करवाएगा भी एनसीईआरटी बुक, है ना? बहुत बढ़िया, रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या किसी का पोटेंशियल यूज ही नहीं करना चाहते हैं? और वो मुझे इतना बोरियत लगती है, मुझे जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है तुम लोगों को, क्योंकि लेवल नहीं होता इसलिए पढ़ाता हूँ उसके लिए। पढ़ाता जरूर हूँ, और पढ़ाता हूँ जब पूरा एंथुजियाज्म से ही पढ़ाता हूँ, बट मेरे लिए वो लगता है मैं इसमें पढ़ाऊँ क्या। तुम लोग को लगता है हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है क्या पढ़ाने को है इसमें जो मैं पढ़ाऊं। एक बोलता है लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा दो, तू बोलता है रिवाइज करवा दो एनसीईआरटी है। कुछ करने को नहीं तो इसलिए फालतू काम करेंगे? वाह, कुछ नहीं करना तो एक बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छा तो हम कुछ ही ना करें, उसी को बार बार रिपीट ही करते जाएं और गलतफहमी में रहें कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और तुझे क्या लगता है मैं तुम लोगों को फ्री बैठने दूंगा? तेरे को क्या लगता है मैंने बोला कि कुछ नहीं करना है तो मतलब कुछ नहीं करना है? तो फिर वो मैं तुझे बताऊंगा क्या? इसीलिए तो तेरे से पूछ रहा हूँ भाई क्या पढ़ना है। देख तुम्हारा चेक तो करूं ब्रेन का लेवल क्या है, और वो तूने बता ही दिया कि क्या लेवल है। चलो डिसाइड करेंगे मंडे को क्या करेंगे, ठीक है? हाँ, हो सकता है मैं कोई शीट वीट एक्स्ट्रा भेज दूं तो वो क्वेश्चंस ट्राई करके आना है फिर। ठीक है, पक्का? अपने आप मैसेज मिल जाएगा जो भी करना होगा मंडे को, है ना? पर ये कंप्लीट करके रखना 65 क्वेश्चंस।
और अगर कर सकते हो तो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन कंप्लीट पाई शीट ऑफ दिस। 130 भी आराम से कर सकते हो क्योंकि टाइम नहीं लगने वाला है अगर थ्योरी पढ़ लोगे तो। क्वेश्चंस आर डेफिनेटली इजी इन 3D प्रोवाइडेड यू हैव गुड कमांड ओवर द थ्योरी। ज्यादा ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं होते हैं इसमें, नॉलेज बेस्ड ज्यादा है, ब्रेन बेस्ड नहीं है, ज्यादा ट्विस्टेड नहीं है फॉर्म। ठीक है, ओके। इफ यू कैन कंप्लीट पाई शीट, अदरवाइज 65 तो करना ही है सबको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय।